Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है आप देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम फिर से एसटी डिस्कशन पर बात करने वाले हैं और आज की जो हमारी एसटी होने वाली है 29A पर, यानी कि बैंक की एसटी का आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2023 यानी कि मलेशिया मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, रिसेंटली हु हैज क्लिंच्ड मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2023। तो आपके ऑप्शन है, जो आपके ऑप्शन आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीवी सिंधु, एचएस प्रणय, थर्ड नंबर है साइना नेहवाल, फोर्थ नंबर है वेंग होंगयांग एंड फिफ्थ नंबर है ईसाई आदिनाता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए मैं बताना चाहूंगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा एचएस प्रणय। इसके जो होंगे करेक्ट ऑप्शन होंगे। जो भारत के शीर्ष शटलर के रूप में एचएस प्रणय को जाना जाता है, जो कि मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का इन्होंने खिताब जीता है और उन्होंने कुआलालंपुर, और ये कहां पर जीता उन्होंने? कुआलालंपुर में। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए, याद रखिएगा। कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में चीन के वेंग होंगयांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हरा दिया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से किस देश ने कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? कावा महिला चैंपियनशिप का जो चैलेंज का खिताब है वो किसने जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन टाइटल ऑफ द कावा वुमेन्स कप चैलेंज कप? योर ऑप्शन इज, आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान, यूएई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा, इसका जो ऑप्शन नंबर आप गौर से देख सकते हैं, भारत, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए, तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नंबर होगा इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में इसको जीता है। भारत ने काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैंपियंस चैलेंज कप अपना जीता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था काठमांडू में। क्लियर है? और इसमें, इस खेल में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो 8 कंट्रीज ने, 8 देशों में इसमें भाग लिया था, जिसमें से कजाकिस्तान उपविजेता रही है, नेपाल तीसरे नंबर पर रहा है और उज्बेकिस्तान चौथे नंबर के साथ रहा है और श्रीलंका 5वें, किर्गिस्तान 6वें, मालदीव 7वें और लास्ट में बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का जो पोजीशन रहा है वो 8वें नंबर पर खत्म हुआ है। क्लियर है? तो गौर से सुन लीजिए, 8 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से कजाकिस्तान उपविजेता रहा है, नेपाल तीसरे पे और उज्बेकिस्तान चौथे नंबर पर और श्रीलंका 5वें स्थान पर, किर्गिस्तान 6वें स्थान पर, मालदीव 7वें और बांग्लादेश को 8वां यानी कि अंतिम स्थान पर रहा है। क्लियर है? इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ एनएससी कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियन कप हेल्ड इन काठमांडू। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉकी हैज वन 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप 2023? जो आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, आपके ऑप्शन रहने वाले असम, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? ये अभी हाल ही की न्यूज है और बहुत चर्चित न्यूज है, इसको तो आप ऑब्वियस सी बात है तुरंत बता ही दोगे। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा 4 नंबर। उत्तर प्रदेश हॉकी ने उड़ीसा के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वहां पर ये आयोजित हुआ था और फाइनल में उड़ीसा के साथ इसकी टक्कर हुई थी। उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन को हरा करके 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 अपने नाम किया है। ठीक है, अब जिस तरह से बाकी के जो स्टेट बचे थे, आसाम, हरियाणा और उड़ीसा, तो आपको बताना चाहूंगा आसाम के जो इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा और हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर और थर्ड नंबर में आते हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। और जैसे कि आप सभी को पता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ।
क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, रिसेप ताइप एर्दोगन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी कि उन्होंने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, टर्की, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? रिसेप ताइप एर्दोगन हैज वन प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द विच कंट्री? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा टर्की, करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा तुर्की में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने राष्ट्रपति का जो चुनाव है उन्होंने जीत लिया है और अपने शासन को तीसरे दशक तक उन्होंने बढ़ा लिया है। इन टर्की प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्सटेंडिंग हिज रूल अ थर्ड डिकेड, यानी कि जो अपना शासन काल है तीसरे दशक तक के लिए उन्होंने बढ़ा लिया है। अब जैसे कि उसमें आपने ऑप्शन देखा था तुर्की, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है और दूसरी तरफ उसकी मुद्रा है, और ये ऐसे हैं कि ये आपको किसी भी एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसे तुर्की की राजधानी है जो अंकारा, कनाडा की ओटावा, जापान की टोक्यो, जर्मनी की बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। क्लियर है? अब इसी में अगर मुद्रा की बात करते हैं कि तुर्की की जो मुद्रा है वो है तुर्की लीरा, कनाडा की है कनाडा डॉलर, जापान के जापानी येन, जर्मनी की है यूरो, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्लियर है? इसमें आपके जितने भी ऑप्शन है तुर्की से भी बन सकता है, कनाडा से, जापान से, जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? और ये अक्सर पूछा जाता है कि कनाडा की जो मुद्रा है वो क्या है और उसकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिलका दिवस मनाया गया? ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है और इसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इसको किस दिन मनाया जाता है। अब आपके जो सामने ऑप्शन है वो है असम, चंडीगढ़, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? हिलका दिवस अभी हाल ही में कहां पर मनाया गया? तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। क्लियर है? याद रखिएगा कहां पर मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2003 में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में, यानी कि वर्ष 2003 में एक आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया गया जिसमें नागरिकों और जो सेना के जवान हैं उनकी शहादत को याद करने के लिए पुंछ जिले में सुरनकोट क्षेत्र के कलाली मोरा में हिलका दिवस मनाया गया। क्लियर है? इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2003 में, वर्ष 2003 में एक कैंपेन चला था आतंकवाद से लड़ने के लिए, जिसमें से हमारे देश के नागरिक और अपने देश की जो सेना है उसमें से उस कैंपेन के तहत कुछ जवान शहादत हो गई थी उनकी, वो लोग शहीद हो गए थे, तो उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुंछ जिले में सुनरकोट क्षेत्र में कलाली मोरा के हिल में हिलका दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? क्लियर है? हु हैज स्worn इन चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? योर ऑप्शन इज, आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं, विक्रम नाथ, इंद्रजीत महंती, रमेश चंद्र लाहोटी, एंड 4 नंबर आपका रहने वाला रमेश देवकी नंदन धानुका, एंड 5th नंबर रहने वाला भूपिंदर नाथ कृपाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? अभी ये हाल ही में इनको शपथ दिला करके इनको मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट का बनाया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? रमेश देवकी नंदन धानुका करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जस्टिस रमेश धानुका देवकी नंदन धानुका was sworn in as the चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। क्लियर है? रमेश धानुका को बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब
ये तो रहे हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश रहे। अब इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो नाम है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, किसी में भी हो, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है कि रिसेंटली में किसको न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस चुने गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो है डी.वाई. चंद्रचूड़, और जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र बॉम्बे उच्च न्यायाधीश के रूप में जिनको चुना गया है वो है देवकी नंदन धानुका। क्लियर है? तो चलिए, अब इससे पहले यानी कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, इससे पहले जो भारत के जो चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले वो थे यू ललित। जब उनका रिटायरमेंट हो गया फिर इसके बाद उनको यहां पर अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वित्त वर्ष 2023 के दौरान एनपीए प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इमर्ज एज टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है? थर्ड नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक पुणे में स्थित राज्य में, यानी कि पुणे में स्थित है ये बैंक, जो कि राज्य के स्वामित्व वाला बैंक है। यानी कि ये जो बैंक है ये राज्य के स्वामित्व में आता है, यानी कि इसमें पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है राज्य का है, और ऋणदाताओं के यानी कि जिसको इसने लोन दिया है उनके खराब ऋणों के प्रबंधन से सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम शुद्ध और गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए, क्लियर है, जो उसका अनुपात रहा है वो रहा है 0.25% प्राप्त कर रहा है। यानी कि सीधा सा ऐसा समझिए कि एनपीए क्या है। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर एनपीए आ गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर है? और एनपीए कैसे हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? यानी कि अगर मैंने लोन लिया है किसी बैंक से, XYZ कोई भी बैंक हो सकता है, अगर मैंने उस बैंक से लोन लिया और वो बैंक को मैंने लोन सही समय पे नहीं दिया, और प्रिंसिपल के साथ ना ही मैंने ब्याज सही समय पे अगर उसको रिटर्न की, तो उससे क्या हो जाएगा, बैंक के जो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा कर रहे हैं तो बैंक एनपीए घोषित कर देता है। यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स उसके ऐसे हैं जिसकी वजह से उसकी पूंजी खराब हो रही है, उसका पैसा फंस गया है और बैंक को लगातार लॉस देखना पड़ता है। क्लियर है? आप शॉर्ट में समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से लेक्चर में बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट हैज लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि इसरो ने निम्नलिखित में से कौन सी अगली पीढ़ी की नौवहन उपग्रह लॉन्च किया है? आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं, एनवीएस फर्स्ट, एनवीएस सेकंड, एनवीएस थर्ड, एनवीएस फोर्थ, एनवीएस फिफ्थ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनवीएस फर्स्ट। क्लियर है? पहला नंबर क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनवीएस प्रथम। ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी अगली पीढ़ी के नौवहन उपग्रह एनवीएस प्रथम को यानी कि एनवीएस फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्लियर है? याद रखिएगा किसको अगली पीढ़ी के लिए किसको लॉन्च किया है? एनवीएस फर्स्ट को। ठीक है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशनल सैटेलाइट एनवीएस फर्स्ट सक्सेसफुली। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? क्लियर है? रिसेंटली हु हैज स्worn एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं, सुमन शर्मा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव,
और जो थर्ड नंबर आपका होने वाला है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा, एंड फोर्थ नंबर रहने वाला है जय कुमार एस पिल्लई, एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है आर एन जयप्रकाश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है, यानी कि अभी इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाई। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव was sworn in as the Central Vigilance Commissioner. President Draupadi Murmu administered the oath of office to him at राष्ट्रपति भवन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। रिसेंटली हु हैज वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। जो आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका एस्टेबन ओकान, एंड सेकंड नंबर रहने वाला है जॉर्ज रसेल, थर्ड नंबर होने वाला है लुइस हैमिल्टन, फोर्थ नंबर रहने वाला है मैक्स वेरस्टेपेन, एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है फर्नांडो अलोसो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्स वेरस्टेपेन। क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने पोल पोजीशन से भरी 78 लैप में बढ़त बनाकर 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और यह जो जीत है उनकी वेरस्टेपेन की सीजन की चौथी जीत है, और उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को 39 अंक तक, यानी कि 39 अंकों तक इसको बढ़ा लिया है। क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। हमारा अगले नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में ऑरेंज कैप 2023 किसने जीता है। ये जो ऑरेंज कैप है ये आईपीएल में होती है। आईपीएल के जो सीजन में इस वर्ष 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है। इसमें दो कैप होती हैं, एक ऑरेंज कैप होती है, एक पर्पल कैप होती है। ऑरेंज कैप मिलती है जो बैट्समैन सर्वाधिक स्कोर करता है उसको ऑरेंज कैप से नवाजा जाता है, और जो पर्पल कैप होती है जो बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, पूरे सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर होता है, उसको पर्पल कैप से नवाजा जाता है। तो आपके ऑप्शन जो रहने वाले हैं शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, रिंकू सिंह, ईशान किशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप सभी तो जानते ही होंगे इंडिया में आईपीएल। क्लियर है। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा शुभमन गिल। क्लियर है। शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप अपने नाम किया, और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम किया है। और 17 मैचों में इन्होंने 63.57 यानी कि 63.57 की बेहतरीन औसत के साथ, और जो इनका स्ट्राइक रेट रहा है 158.08 की स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाए हैं, जिन्होंने इसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। क्लियर है। और एक सीजन में सर्वाधिक स्कोर बनाने का जो रिकॉर्ड है वो है विराट कोहली के नाम पे, यानी कि उन्होंने 900 से ऊपर का स्कोर बनाया था, और वो आज तक वो कोई तोड़ नहीं पाया। क्लियर है। और वही बात करते हैं अगर पर्पल कैप होल्डर की, तो पर्पल कैप होल्डर जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं मोहम्मद शमी। क्लियर है। कौन है, मोहम्मद शमी। ठीक है। इनको पर्पल कैप होल्डर से नवाजा गया था, यानी कि इन्होंने इस सीजन 2023 में सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए थे, इसलिए मोहम्मद शमी को पर्पल कैप होल्डर से नवाजा गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नया मानव युक्त अंतरिक्ष यान सफलता पूर्वक प्रेषित किया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च न्यू नेम्ड स्पेसशिप। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बताना चाहूंगा आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, चीन, रूस, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा चाइना। क्लियर है। चाइना ने पिछले 5 महीने के मिशन के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन संयोजन में पहले नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर सफलतापूर्वक
सेंजोउ 16, यानी कि जो उसका नाम था, उसका नाम रखा था चाइना ने सेंजोउ 16 मानव युक्त अंतरिक्ष यान। क्लियर है, उन्होंने लॉन्च किया है। अब इससे दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला आपने देखा कि किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये तो किया है चाइना ने। और जो लॉन्च किया है, अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना ने जो लॉन्च किया है, यानी कि अपने अंतरिक्ष स्टेशन संयोजन से पहले जो नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजकर जो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है सेंजोउ 16। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रहलाद जोशी ने अभी हाल ही में आईआईटी में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वो कौन सा आईआईटी था? रिसेंटली प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट्स फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन विच आईआईटी? योर ऑप्शन इज, जो आपके विकल्प होने वाले हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? ये अभी हाल ही की न्यूज है, तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आईआईटी मुंबई। क्लियर है, इसका आईआईटी मुंबई क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री, ये गृह मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिन्होंने आईआईटी मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट्स फर्स्ट मीटिंग स्टार्टअप समिट इन आईआईटी मुंबई। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईपीएल टीम ने आईपीएल 2023 जीता है? ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है और शायद ही कोई ऐसा हो जो इसका जवाब ना दे पाए। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, फिर भी देखते हैं। आपका ऑप्शन रहने वाला है दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने वर्ष 2023 के लिए जो टाइटल है आईपीएल 2023 का अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश से जो बाधित मैच है, यानी कि इस मैच में 2 बार बारिश हुई है। जब फर्स्ट टाइम पे इसमें होना था, इसमें फाइनल मैच, तब भी बारिश ने इस खेल में रुकावट डाल दी थी, जिसकी वजह से अगले दिन ये खेल फिर खेला गया था। क्लियर है, चेन्नई सुपर किंग ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश की बाधित मैच के बावजूद चेन्नई चैंपियन, जो पिछले साल की चैंपियन रही है गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता है। क्लियर है, अब इससे आपके कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने अपना कौन सा खिताब जीता है, तो 5वां खिताब जीता है। क्लियर है, और ये जो आईपीएल का फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला गया, वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। क्लियर है, और फाइनल में कौन टीम हारी थी चेन्नई सुपर किंग से, तो वो हारी है गुजरात टाइटंस। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी कि किसे मिला है? हु हैज गॉट 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, दामोदर मौजो, सेकंड नंबर रहने वाला है नील मणि फूकन, एंड 4 नंबर रहने वाला है, थर्ड नंबर रहने वाला है कृष्णा सोबती, 4 नंबर रहने वाला है अमिताभ घोष, एंड 5th नंबर रहने वाला है अक्तिम अच्युतम नंबूदरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दामोदर मौजो। करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार और आलोचक, यानी कि कोंकणी के पटकथा लेखक, यानी कि आप इनको ये समझिए, गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी के पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आईसीसीएल में समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में शामिल हुआ? Which of the following bank joined ICCL as clearing and settlement bank? जो आपके ऑप्शन होने वाले हैं, एक्सिस बैंक,
इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन बैंक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अब इंडियन बैंक ने यह घोषणा की थी कि उसे इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईसीसीएल द्वारा समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में चुना गया। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इंडियन बैंक अनाउंस्ड दैट has been selected as the clearing and settlement bank by the Indian Clearing Corporation Limited ICCL। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप सभी जानते हो कि पर्सन ऑफ द न्यूज से एक क्वेश्चन उससे जरूर आता है पेपर में, कोई भी किसी भी तरह का पेपर होता है तो हो सकता है कि आने वाले जो आपके एग्जाम है उनमें से ये क्वेश्चन बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। क्लियर है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है अजय बंगा, सेकंड नंबर रहने वाला है जय कुमार एस पिल्लई एंड सेकंड नंबर रहने वाला है आर एन जयप्रकाश, फोर्थ नंबर रहने वाला है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एंड फिफ्थ नंबर रहने वाला है डॉक्टर के गोविंद राज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्री कृष्णन हरिहर शर्मा, इसके क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर है। कर्नाटका बैंक एक प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थान है। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को अपना नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की थी। क्लियर है। कर्नाटका बैंक अ प्रोमिनेंट इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एज is new managing director chief executive officer CEO। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है 30 मई वर्ष 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। यानी कि अगर आपने पढ़ा हो या याद किया हो या इससे पहले न्यूज में अगर सुना हो कि 30 मई को हाल ही में किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो आपके ऑप्शन है गोवा, असम, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा। जी हां, गोवा में 30 मई 2023 को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा, यानी कि जो भारत का आप मैप देखते हो उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा राज्य है। और गोवा अपने समुद्र तटों और औपनिवेशिक अतीत के यानी कि अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 30 मई 1987 यानी 30 मई 1987 को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि 30 मई को 1987 के दिन 30 मई 1987 को इसको एक पूर्णता राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए इसका 30 मई 1987 से लेकर के अब तक 30 मई को ही इसका स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया गोवा इज फेमस फॉर beaches and realize of the its colonial past. It's got its statehood on May 30, 1987। क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप भी जानते हो कि जितने भी विजिटर्स हैं गोवा जाना कितना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को लुभाती हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किसे नियुक्त किया गया है। आपके जो ऑप्शन होने वाले रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, नवीन जिंदल, एन चंद्रशेखरन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि गौतम अडानी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनको करेक्ट बताया गया था कि इनका जो स्टॉक मार्केट में इनके जो शेयर्स हैं वो एक बबल की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको उस रिपोर्ट की वजह से इनको काफी लॉस हुआ। क्लियर है। अभी इनको हाल ही में पोर्ट प्लेयर भी अपने बेचने पड़े,
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इनकी बेचनी पड़ गई, ठीक है। और जैसे आप देख पा रहे होगे थर्ड नंबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले जब ये अपनी रिचेस्ट पर्सन में जब ये पीक में थे तब क्या था, तब इनको पूरे विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि ये दूसरे नंबर पे थे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। अब वहीं बात करते हैं रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नवीन जिंदल एंड चंद्रशेखरन। आपके पास बचे 4 ऑप्शन, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा, मुकेश अंबानी। क्लियर है। प्रसिद्ध भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टी के सम्मेलन में यानी कि COP28 के अध्यक्षता की सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व वेप दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया। क्लियर है। वर्ल्ड वेब डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। योर ऑप्शन आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं 23 यानी कि 27 मई, सेकंड नंबर रहने वाला है 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 30 मई। क्लियर है। विश्व वेब दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि 30 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेब डे इज एन एनुअल इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन May 30, यानी 30 मई को ये मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। योर ऑप्शन इज, आपके ऑप्शन रहने वाले हैं 33, 34, 36, 27, नन ऑफ दीज। 33, 34, 36, 37 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर भाई जीएसटी है, जीएसटी अगर इंप्लीमेंट की गई है, जीएसटी का गठन किया गया है तो इसके सदस्य भी होंगे, तो फिफ्थ नंबर तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज। अब या तो 33 होंगे, 34 होंगे, 36 होंगे या 27 होंगे। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 33। क्लियर है। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी लाने की वजह से बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो पूर्णतः उसी में विलय हो गए, या आप कह सकते हो कि पूर्णतः बंद हो गए। जैसे कि आपका हो गया वेट टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, कस्टम ड्यूटीज। बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के अंतर्गत सिर्फ एक टैक्स अब माना जाएगा, वो है जीएसटी। ठीक है। और इसकी काउंसिल में यानी कि इसके जो सदस्य हैं इसमें जो जो शामिल हैं उसमें 33 मेंबर्स यानी कि 33 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। जीएसटी की शासी निकाय यानी उसमें जो 33 सदस्य हैं जिसमें से 2 सदस्य केंद्र से हैं और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के कानून के साथ हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। जीएसटी इज अ गवर्निंग बॉडी consisting of 33 member, out of which 2 member are from the center and 31 member are the from 28 states and 3 union territories with legislation. क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति बनाता है, यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो कौन तैयार करता है। Who among the following makes physical policy? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी, प्लान एंड नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी या योजना यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है वो बनाता है, या सेबी बनाती है, वित्त आयोग बनाता है, या इनके जो सभी ऑप्शन है वो सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिजर्व बैंक, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, सेबी, प्लानिंग कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय इसको तैयार करता है। क्लियर है। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्तावों के माध्यम से तैयार की जाती है, यानी कि जो उसका बजट होता है
उसके माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। मान लीजिए अगर आपका कोई बजट है, आप लोगों ने ओवरऑल एक बजट बना रखा है कि मुझे इतने पैसे में इतना खर्चा करना है और इतने दिन तक चलाना है, तो आप उसको डिवाइड करोगे कि मुझे इस पार्ट पे कितना पैसा डालना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से गवर्नमेंट काम करती है, जितना बजट होता है उसी हिसाब से राजकोषीय जो नीति होती है, यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है, उसको मैपिंग करती है, यानी कि उसको तैयार करती है कि मुझे किस पार्ट में कितना खर्च करना चाहिए। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, यानी कि जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, और वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संस्थानों के आवंटन के बारे में सिफारिश करता है, यानी कि जो जो वित्तीय संसाधन है उसके आवंटन के लिए ये सिफारिश करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम अगर आते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? विच पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो पिता है, उसको जो उपाधि दी गई है वो कौन है? तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है, जेएम कीन्स, अब्राहम मेस्लो, जेके आल्ब्रे, एंड 4 नंबर रहने वाला है एडम स्मिथ, एंड 5th नंबर होने वाला है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मैं बताना चाहूंगा इसमें से जो आप ऑप्शन देख रहे हो, जेएम कीन्स, अब्राहम मेस्लो, जेके एल्ब्रे, एडम स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 नंबर, यानी कि एडम स्मिथ इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर है? अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ 18वीं सदी के स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे, और इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इनको माना जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। एडम स्मिथ वॉज एन 18th सेंचुरी स्कॉटिश फिलोसोफर, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो जाना जाता है वो है एडम स्मिथ। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम अगर आते हैं तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे रिलेट करता है? ठीक है, परचेजिंग पावर पार्टली थ्योरी इज रिलेटेड टू, आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, मजदूरी दर, विनिमय दर, ब्याज की दर, बैंक दर, या ऊपर के सभी। वेक रेट, एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट। अब जैसे आप जानते हो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट पे आप लोन लेते हो। क्लियर है? बैंक रेट पे आप लोन लेते हो, और जो ब्याज की दर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, बैंक रेट अलग है। वो कैसे? जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, आपने कोई पैसा, कोई बड़ा अमाउंट आपने ब्याज के रूप में बैंक से लिया, पर्सनल लोन के रूप में लिया, और आपकी एक रेट जो होता है, एक दर जो होती है, मान लीजिए 10%, यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट है 10% आपको उसका देना पड़ेगा। और बैंक रेट क्या है? बैंक रेट घटता और बढ़ता रहता है। क्लियर है? बैंक रेट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्लियर है? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर। विनिमय दर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रय शक्ति क्षमता, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी अंतरराष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार विनिमय यानी कि बहुत सारे विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। ठीक है, जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तु की कीमत समान रहती है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाता है ये। और इसका जो काम ये होता है कि जो बहुत सारे देशों में कोई एक ही प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, तो उसकी जो कीमत होगी वो इंडिया में भी सेम होगी, और यूएसए में भी सेम होगी, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होगी। ये कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर है? परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, इज अ principle of international exchange according to which of the price of similar goods and different countries remaining the same, यानी कि वही प्रोडक्ट सेम रेट में यहां भी मिलेगा, अदर कंट्रीज में भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन एक बैंकिंग प्रणाली नहीं है? Which of the following is not a banking system? आपके जो ऑप्शन होने वाले हैं, श्रेणी प्रबंधन,
ओवरड्राफ्ट, ट्रेजरी ऑपरेशन, घोषणा या उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे आप देख पा रहे हो कैटेगरी मैनेजमेंट यानी कि श्रेणी प्रबंधन, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ट्रेजरी ऑपरेशन, ट्रेजरी जो होता है वो किससे संबंधित है, बैंकिंग के जो कार्यान्वयन है यानी कि जो बैंक के जो कार्य होते हैं वो ट्रेजरी उससे संबंधित है। अब श्रेणी प्रबंधन यानी कि कैटेगरी मैनेजमेंट, अब श्रेणी का जो प्रबंधन है यानी कि जो बैंक है उसको जो ऑपरेट किया जाता है तो उसको भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी टीमें बनाई जाती हैं जिसको मैनेजमेंट करता है, जिसको बोलते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट यानी कि श्रेणी प्रबंधन के अंतर्गत वो आता है। अब आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ये बैंकिंग का एक कार्य है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है, जो कि घोषणा, यानी कि घोषणा शब्द जो है वो निम्नलिखित में से बैंकिंग की एक प्रणाली नहीं है, क्लियर है। इसको कहीं भी यानी कि घोषणा का जो संबंध है बैंकिंग प्रणाली से नहीं है, और जो बैंकिंग प्रणाली से जो संबंधित थे यानी कि जो मैनेजमेंट है और उसके साथ साथ ओवरड्राफ्ट है, ट्रेजरी ऑपरेशन है, ये किसके तहत आते हैं, ये बैंकिंग प्रणाली के तहत आते हैं, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.